हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अमेंडमेंट के बारे में देखने वाले हैं। रिसेंटली जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी को देखेंगे, साथ ही जो पिछले कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उन सभी को आज देखने वाले हैं। और जितने भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम हैं या फिर अभी रिसेंटली जो चल रहा है SSC CGL, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बात कर रहे हैं ना, अमेंडमेंट किस में किया जा रहा है, संविधान में। तो संविधान की बात करते हैं। सबसे पहले संविधान कब अडॉप्ट किया गया, तो ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, लागू कब किया गया, तो पूरी तरह से पूरा हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 जो है, इस समय भी संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया था, लेकिन पूरा संविधान 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद बात करें प्रियम्बल जो हमारी है, प्रस्तावना है संविधान की, ये कब पास हुई थी, 22 जनवरी 1947 को। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। और हमारा नेशनल एंथम जो कि है जन गण मन, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। तो ये डेट्स याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी बात करें रीसेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, तो सबसे पहले है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101। कब ये अमेंडमेंट किया गया संविधान में, 2016 में। और इसके ज़रिए GST को या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे लागू किया गया था। ठीक है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है ये। और बहुत सारे सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को ख़त्म करके एक ही कर GST बना दिया गया था। और अभी ये हमारे कंट्री में फॉलो हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, और काफ़ी सफल भी देखा जा रहा है। तो कब ये लाया गया था, 2016 में। और संविधान में 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके ज़रिए GST को लागू किया गया। उसके बाद है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया था। इसके ज़रिए EWS आप देखते होंगे ना, EWS दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी। और रिसेंट में आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी देखा होगा EWS के बारे में, जहां पर EWS को ठीक ठहराया गया था। यहाँ भी वही है, 10% रिजर्वेशन टू EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो इनके लिए 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए, 103। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि संविधान के कौन से आर्टिकल्स जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। तो आर्टिकल 46, जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, इस आर्टिकल को आधार बनाया गया है। यह आर्टिकल किस चीज़ का है, DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इसको फॉलो करते हुए ये रिजर्वेशन दिया गया है, 103 अमेंडमेंट किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है, इसके ज़रिए संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ये शामिल किए गए हैं। 15 का क्लॉज 6 ये एजुकेशन के क्षेत्र में किया गया है, और 16 का क्लॉज 6 इसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट में ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आर्टिकल्स तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 46, 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6। नेक्स्ट आते हैं 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी 2019 का ही अमेंडमेंट है। इसके ज़रिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC/STs को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको एक्सटेंड किया गया। क्या होता है ना, हर 10 साल में ये रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो 2020 में ये ख़त्म होने वाला था फिर से, तो इसीलिए 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया। और इसके ज़रिए फिर से 10 साल के लिए SC/STs को जो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया जाता है, उसे एक्सटेंड किया गया। कब तक एक्सटेंड किया गया, 25 जनवरी 2030 तक के लिए। इसी के साथ में एक और चीज़ भी थी कि जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता है ना, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में अपॉइंट किए जाते हैं, तो इन 2 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन भी एक्सटेंड किया जाता है SC/ST के साथ ही। लेकिन ये जो 104 अमेंडमेंट किया गया 2019 का, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं था।
ठीक है, तो इसी के साथ ही माना गया कि अभी एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन मिलता था उसे समाप्त किया गया है। और कौन सा आर्टिकल है? 334A, जो अबॉलिश करता है रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे अमेंडमेंट किए गए जो सेम पर्पज़ से किए गए थे SC ST के लिए। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सटेंड की गई सीट्स जो रिजर्वेशन है उसे एक्सटेंड किया गया। तो यह हर 10 साल के गैप पर ये किया जाता है, हर 10 साल के पीरियड के बाद। तो 8वां अमेंडमेंट हुआ था 1959 को, फिर 23rd अमेंडमेंट हुआ था 1969, 45th अमेंडमेंट हुआ 79 में, 62nd अमेंडमेंट हुआ 1989 में, 79th अमेंडमेंट 1999 में और 95th अमेंडमेंट हुआ 2009 में। और उसके बाद अभी कौन सा हुआ है? 104th अमेंडमेंट 2019 में। 2030 तक के लिए हो गया है, तो 2029 में अब फिर से एक अमेंडमेंट करके इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर करना होगा तो। उसके बाद हमने 102 और 105 इन्हें एक साथ लिया है। इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। किस तरह से अभी देखते हैं। तो 102 जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2018 में आया था इसके ज़रिए संविधान में 338B ये आर्टिकल शामिल किया गया। और ये आर्टिकल शामिल करने के साथ ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया। ठीक है, 338 जो है ये नेशनल कमीशन फॉर SC है और 338A ये है नेशनल कमीशन फॉर ST। और इसी के साथ B भी शामिल किया गया, अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद यानी कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2021 में ये जो किया गया था ना 102 अमेंडमेंट में जो किया गया था, इसे अमेंड करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लाया गया। और इसमें क्या किया गया कि पहले क्या प्रोविज़न था, ये जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें बैकवर्ड क्लासेस में किसे शामिल किया जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा। इस चीज़ के लिए पहले प्रोविज़न था कि पहले ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता था गवर्नर से डिस्कस करके। लेकिन ये जो 105वां अमेंडमेंट किया गया इसके ज़रिए ये प्रावधान किया गया कि बैकवर्ड क्लासेस की जो स्टेट लिस्ट है इसे स्टेट मेंटेन कर सकता है। पहले ये किसके पास थी पावर? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट भी गवर्नर से डिस्कस करके ये करेगा। लेकिन अभी ये पावर दे दी गई स्टेट्स को कि स्टेट्स कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया है, बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट करेगा। पहले प्रेसिडेंट कर सकता था गवर्नर से डिस्कस करके। क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डील करता है विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर? तो ये पार्ट है हमारा पार्ट 20। पार्ट 20 में दिया गया है पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर। और इस पार्ट 20 में केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कि रिलेटेड है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया? जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनकी स्थापना के लिए कौन सा संशोधन किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो ये याद रखिएगा, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसके ज़रिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई थी। कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट 1976 को। और इस अमेंडमेंट के ज़रिए बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है, उनमें से एक चेंज ये भी था कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट में पार्ट 4A को शामिल किया गया और 51A आर्टिकल, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। और इसी अमेंडमेंट के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई थी। GST को किस संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया? तो आपने देखा बिल्कुल पहला ही हमारे पास पॉइंट था, ये 101वां जो संविधान संशोधन है उसके ज़रिए GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। और कब से फोर्स में आया, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है GST की, 1 जुलाई 2017 से ये फोर्स में आया। When was the goods and services tax introduced in India? कब लागू किया गया था? तो बिल्कुल अभी आपने देखा 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। The 52nd amendment to the Constitution of India is most
क्लोजली रिलेटेड टू, सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड है? 52nd अमेंडमेंट। तो ये जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन, ये रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। इसके ज़रिए कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए? 52nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज बाय एडिंग विच पार्ट? कौन सा पार्ट जोड़ा गया था जिसके ज़रिए जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन यही रेडी हो गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 74th था, जिसके ज़रिए नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। और कौन सा भाग जोड़ा गया था, कौन सा पार्ट था? तो पार्ट 9A। पार्ट 9 जो है ये किससे रिलेटेड है? पंचायतों से, और पंचायतों को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए। और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके ज़रिए पार्ट 9A, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिकाओं की बात की गई थी। Which of the following amendments reduced the voting age from 21 to 18 years? अभी 18 साल के जो भी लोग होंगे आप में से, उससे ज़्यादा के होंगे वो वोट देते होंगे। पहले ये एज 21 थी, तो 21 से 18 कब की गई? ये की गई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अभी यहाँ थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। तो ये जो अमेंडमेंट है कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इससे जो वोटिंग एज है वो कम किया गया, 21 से 18 की गई। और बाय दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 326 जो है इसे अमेंड किया गया। ये चीज़ याद रखिएगा, जो आर्टिकल 326 है, 326 है, ये बात करती है वोटिंग राइट की। ठीक है, हम लोग के पास वोटिंग राइट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देना। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है? 324 में है। 324 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटिंग राइट 326 में, और इसी आर्टिकल को अमेंड किया गया था, और जो एज है वो 21 से 18 की गई थी। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? जो शिक्षा का अधिकार मिला वो कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए दिया गया? शिक्षा का अधिकार मिला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है कब हुआ था? 2002 में हुआ था, याद रखिएगा सन। इसके ज़रिए राइट टू एजुकेशन दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A शामिल किया गया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के तौर पर। और फंडामेंटल राइट क्या दिया गया कि हमें राइट टू, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। कब किया गया? 2002 में 86 अमेंडमेंट के ज़रिए। विच वॉज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? तो ऑफकोर्स ये 42nd अमेंडमेंट था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है जिस टाइम पर कांग्रेस की जो एक मेंबर है इंदिरा गांधी, ये प्राइम मिनिस्टर थी, इनके दौरान ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, इसीलिए इसे जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किस साल पारित किया गया था? तो 44th जो है 44वां संशोधन, ये 42वें के 2 साल बाद हुआ था, 1978 में हुआ था, 1978 में। और ये जो अमेंडमेंट है इसका पर्पस क्या था? मेनली था टू नलिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 42वें संशोधन में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जो कि स्वीकार्य नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे। जैसे कि एक ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था, है ना, 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। तो इस तरह के जो भी प्रोविज़न थे उन्हें हटाना ज़रूरी था, इसीलिए एक और ये भी हटाया नहीं गया था, ये किया गया था कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना आर्टिकल 352 में, इसमें भी संशोधन किया गया था। और ग्राउंड जो है वो तय किया गया था कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है देश में, उसी टाइम पर इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं, ताकि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए थे। 42nd अमेंडमेंट में सुधार के लिए ये लाया गया था 44th 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th अमेंडमेंट डील्स विद, जो 24th अमेंडमेंट है 24वां संशोधन है, किससे डील करता है? तो ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स से।
और ये क्या बोलता है, अफर्म्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। क्या हुआ था ना, बहुत सारी ये खिचड़ी पक रही थी कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी पार्लियामेंट, इनके बीच में इस तरह की लड़ाई चल रही थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है या फिर डीपीएसपी और या फिर दूसरे प्रोविजंस। ठीक है, मतलब बेसिकली ये इस बात का झगड़ा था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। ठीक है, अमेंड करने का मतलब है कि उनको कम कर सकती है या नहीं कर सकती है। संसद के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट को हटा दे किसी को या फिर कम कर दे। इस तरह का झगड़ा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस में बोल रहा था कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दे। वही पार्लियामेंट अपने में लगी हुई थी कि नहीं, हमारी शक्ति कैसे कम हो सकती है। तो इसी वाली ये जो झगड़ा चल रहा था, इसी में 24वां संशोधन लाया गया था, जिसमें पार्लियामेंट ने ये अफर्म किया कि पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, यही जो पार्लियामेंट कर रही थी ना, अमेंडमेंट कर करके अपनी पावर बढ़ा रही थी, इसी कड़ी में आप पढ़ते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, या फिर हिंदी में उसे मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा कहते हैं, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। वो वाला कॉन्सेप्ट वो इसी वाले झगड़े के तहत ही आया था। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप इतना ही कह रहे हैं तो आप करिए अमेंडमेंट, जो भी करना है आपको। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है संविधान में, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है, किसी भी चीज़ में कर सकती है, लेकिन ये एक डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक मूल ढांचा होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जिसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, कौन सी नहीं है, और उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। बाकी आपको जिसमें करना है करो। और मज़े की बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इनडायरेक्टली अपनी बात ही रख दी, पर एक अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत। पंचायत के बारे में कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 9 है, 9A, और नगर पालिका के बारे में है। और कौन सा संशोधन था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब हुआ था, 1992 में लाया गया था, और इसके ज़रिए आर्टिकल 243 जो है ये शामिल किया गया, पार्ट 9 शामिल किया गया, और पंचायत और नगर पालिका इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के ज़रिए। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन, पहला संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। संविधान लागू होने 1950 में, उसके एक साल बाद ही पहला संशोधन संविधान में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था, वैलिडेशन ऑफ जमींदारी अबोलिशन लॉज, इसके लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है कि पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कितने हैं, 6 हैं, है ना, रिसेंटली। तो ये 6 कैसे बचे, क्योंकि एक इसमें से हटा दिया गया। सिंपल, कौन सा हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए इसे हटाया गया, तो यह है 44th अमेंडमेंट 1978 का, और इसके ज़रिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे डिलीट कर दिया गया। पहले ये आर्टिकल 31 जो है ना, अभी आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 31 उसमें से मिसिंग है ना, वो नहीं पढ़ते, इसीलिए मिसिंग है, क्योंकि ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 300A एज ए लीगल राइट। ठीक है, अब ये लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। इट इज़ ऑफिशियली टर्म्ड एज। तो ये बोला गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2015 में, इसमें इंडियन ऑरिजिन लोगों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई थी, न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप बनाई गई थी। तो इस कैटेगरी को ऑफिशियली क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, या फिर आपने सुना होगा शॉर्ट में OCI कार्ड होल्डर भी इन्हें बोला जाता है। ये कैटेगरी बनाई गई, इन्हें ऑफिशियली नाम दिया गया OCI कार्ड होल्डर।
अभी कुछ और अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, हमारा संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही। इसके ज़रिए संविधान में 9th शेड्यूल डाला गया था। अब 9th शेड्यूल क्यों डाला गया था? हमने पीछे देखा कि वैलिडेशन ऑफ ज़मींदारी लॉज, ज़मींदारी अबॉलिशन लॉज। तो बेसिकली ये किया गया था कि इस टाइम पर क्या था हमारा आर्टिकल 31 दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो हमारा राइट था प्रॉपर्टी वाला, इसके ज़रिए ज़मींदारी कानून जो हमारे देश में लागू किए जा रहे थे वो ठीक से लागू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ज़मींदारी में क्या था कि बहुत सारी ज़मीनें थी सबके पास, और हमारे पास अधिकार भी था, फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था कि हम जितनी चाहें उतनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं ना, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो उसी की वजह से जो हमारा ज़मींदारी कानून था वो बाधित हो रहा था। इसीलिए क्या किया गया कि 9th शेड्यूल ये इंट्रोड्यूस किया गया पहले अमेंडमेंट के ज़रिए, और ये कहा गया कि 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ लिस्ट कर दी जाएगी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या हो रहा था ना, राइट टू प्रॉपर्टी था लोगों के पास, तो जिनकी भी ज़मींदारी छीन रही थी उस कानून के ज़रिए वो चले जाते थे कोर्ट के पास कि देखिए हमारा ये फंडामेंटल राइट है और इसका हनन हो रहा है, हमें हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो इसीलिए किया गया कि जिस भी चीज़ को 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, न्यायालय उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो इसीलिए 9th शेड्यूल किया गया और फिर ज़मींदारी कानून जो है वो इसी के अंदर डाल दिया गया था। तो बेसिकली जो लैंड लॉज थे हमारे यहाँ उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 7th अमेंडमेंट 1956 का। इसमें क्या किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया था भाषाई आधार पर। आपने देखा होगा 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था स्टेट्स का, जब 14 राज्य और 14 स्टेट्स और फिर 6 जो हमारी यूटीज़ हैं इनका गठन किया गया था। तो ये 7th अमेंडमेंट था 1956 का, भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया था। नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट 1971। ये क्या करता है, एक्सटेंड्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पीछे इसकी थोड़ी सी कहानी। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस संविधान में इसके ज़रिए किए गए थे, और इसकी बात भी हम कर चुके हैं। 44th अमेंडमेंट ये क्यों लाया गया था, टू चेंज सम प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट, ठीक करने के लिए उसकी चीज़ों को। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट 1985। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, और 10th शेड्यूल इसके ज़रिए संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद है 61st अमेंडमेंट 1989 में लाया गया था। इसके ज़रिए जो वोटिंग की एज लिमिट है 21 से कम करके 18 की गई थी। नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन 1990 में ये किया गया था, और नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs ये बनाए गए थे अंडर आर्टिकल 338। ये याद रखिएगा, शुरुआत में जब ये बनाए गए थे ना ये कमीशन, तो एक ही आर्टिकल के अंदर ये दोनों बनाए गए थे। आर्टिकल 338 में ही नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST यही इसका पूरा नाम था। बाद में 89th अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, इसके ज़रिए SC और STs इन दोनों के लिए नेशनल कमीशन को सेपरेट कर दिया गया था, और 338 इसमें SCs के लिए रखा गया था कमीशन, और 338A ये नया आर्टिकल ऐड किया गया और इसमें STs के लिए एक नेशनल कमीशन बना दिया गया। और अभी हम रिसेंटली देखते हैं 338B इसको शामिल किया गया, और इसके ज़रिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बनाए गए। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992-93 के दौरान आया था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए इसको लाया गया था। और फिर इसमें लास्ट है 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, राइट टू एजुकेशन दिया गया इसके तहत अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट 2003 में ये हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 15% मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर। अब इसकी भी यही कहानी है कि क्या था ना पहले कि लेजिस्लेचर में जितने भी टोटल मेंबर हैं, ज़्यादातर मेंबर्स को क्या बनना होता है, मिनिस्टर, है ना। तो जो पार्टी जीती है उसके बहुत सारे मेंबर्स ये चाहते हैं कि हमें मिनिस्टर बनाया जाए, हमें मिनिस्ट्री में शामिल किया जाए। तो इसी चक्कर में क्या हुआ था ना, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बन गई। कई बार ऐसा होता था कि हुआ है 1-2 बार ऐसा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 जो हैं वो सारे मिनिस्टर्स ही हैं। फालतू की मिनिस्ट्री बन रही है, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो भी बन रही हैं।
और ये ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पर गठबंधन की सरकार बनने लग गई थी बहुत ज़्यादा। आप 1989 के बाद की अगर पॉलिटिक्स देखते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गठबंधन की सरकारें जो है ना, कोएलिशन की गवर्नमेंट वो बनने लग गई थी। उसके चक्कर में क्या होता था कि एक गवर्नमेंट बनी है लेकिन बहुत सारी पार्टीज़ का सपोर्ट लेकर बनी है, तो उन सभी पार्टीज़ को खुश भी रखना है क्योंकि एक ने भी सपोर्ट हटा लिया तो सरकार गिर जाएगी। तो उस टाइम पर सरकार की स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी होता है कि सभी पार्टीज़ को खुश रखा जाए, इसीलिए सभी पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं उन्हें मिनिस्ट्री दी जाए। तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जितने भी लोग हैं बहुत फालतू की छोटी छोटी सी मिनिस्ट्री जिनका कुछ काम ही नहीं है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट के रूप में भी वो अच्छा काम कर सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा मिनिस्टर्स हैं, ये सब हो रहा था, जिसकी वजह से ये किया गया कि लेजिस्लेचर में ये लिमिट तय की गई कि मिनिस्टर्स जो होंगे टोटल मेंबर्स के 15% ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है मिनिस्ट्रीज़ कम की गई काट छाट के कि जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें हटाया जाए, जो फालतू की हैं उन्हें हटाया जाए। ठीक है, आई होप मैं बैकग्राउंड समझाने में थोड़ा आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये जो गठबंधन की राजनीति थी, कोएलिशन की जो पॉलिटिक्स थी, गवर्नमेंट थी, उसी के टाइम की ये घटना है और इसी के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 97th अमेंडमेंट, ये हुआ था 2011 में। इसके ज़रिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर पार्ट 9B, ये अलग चैप्टर, एक अलग आर्टिकल इसमें शामिल किया गया था और आर्टिकल 243 इसमें भी शामिल किया गया था और ये बोला गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं किस तरह से काम करेंगी, इन्हें बनाने का क्या क्या प्रोविज़न होगा। और एक और चीज़ इसमें की गई थी 19(1)(c), 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, ये भी शामिल किया गया था हमारा आर्टिकल। और इसके ज़रिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना हमारा एक मौलिक अधिकार भी है और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम से एक अलग चैप्टर भी शामिल किया गया था, पार्ट 9B और आर्टिकल 243। उसके बाद नेक्स्ट है 99 संशोधन जो है 2014 में हुआ था और NJAC के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको लाया गया था। NJAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अभी फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था और जो कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनने का, वही काम करता है अभी। इसकी भी एक अलग कहानी है, तो हम अगर कभी सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर अगर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये कहानी आपको बताऊँगी। ठीक है, बहरहाल ये समझ लीजिए कि NJAC जो है एक कमीशन बनाया गया था। ये अमेंडमेंट लाकर 2014 में 99वां अमेंडमेंट हुआ था और ये किस लिए था? जैसे नाम से ही थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जो जुडिशरी में अपर जुडिशरी जो है, वहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाया गया था, जिसमें कुछ कुछ मेंबर्स थे और वो सभी मेंबर्स मिलकर चुनते कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी स्वतंत्रता का हनन समझते हुए ये वाले अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, NJAC को ख़त्म कर दिया और कहा कि एक और सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ फ़िलहाल प्रचलित है, जिसके ज़रिए जजेस को चुना जाता है। तो ये कहा कि कोलेजियम सिस्टम ही ज़्यादा अच्छा है, NJAC नहीं है, तो NJAC को हटा दिया। वहाँ पर देखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट करते हैं तो वहाँ देखेंगे वो क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है 100th अमेंडमेंट 2015 का। ये हुआ था लैंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को लेकर। क्योंकि देखिए, इंडिया में अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्री कम करनी है, कोई नया स्टेट बनाना है या फिर नाम चेंज करना है, ये सब काम पार्लियामेंट करती है, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे आपने देखा 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, तो तेलंगाना जब बना तो उस टाइम पर आपने नहीं पढ़ा होगा, हमने यहाँ भी नहीं देखा कि कोई अमेंडमेंट हुआ है ना। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ हमें अपनी टेरिटरी एक्सचेंज करनी है या फिर एक्वायर करनी है, तो उस टाइम पर संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी शायद याद करने में इजी रहे। क्या था ना, बांग्लादेश और इंडिया का जब आप बॉर्डर देखते हैं तो ऐसे ऐसे बॉर्डर है ना। जैसे ये मान लीजिए, ये वाला पार्ट जो है सारा इंडिया का है ना, और ये पार्ट जो है ये सारा किसका है? बांग्लादेश का। तो अब देखिए, पेट्रोलिंग के टाइम या फिर कुछ भी बॉर्डर पर अगर एक्टिविटीज़ करनी है हमारी सेना को,
या कुछ भी XYZ एनीथिंग, तो कितनी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। अगर बॉर्डर ऐसा हो सीधा, या थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो तो चलता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ऐसे है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या किया गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड एक्सचेंज किया गया कि हम ऐसा करते हैं, इस बॉर्डर को थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला जो पार्ट है पूरा इंडिया का हो जाए, ये वाला पार्ट पूरा बांग्लादेश का हो जाए। इसी उद्देश्य से ये वाला जो अमेंडमेंट है लाया गया था, लैंड एक्सचेंज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अगर मैं ठीक से फ़िलहाल याद कर पा रही हूँ तो 51 क्षेत्र ऐसे थे, 51 जो बांग्लादेश ने इंडिया को सौंपे थे, और 101 समथिंग जो इंडिया ने बांग्लादेश को सौंपे थे। इसको मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बता रही हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा भरोसा करने से पहले, ठीक है। मुझे क्योंकि अभी मतलब इतना ही याद आ रहा है, बट एक बार क्रॉस चेक करना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट 1967 का। इसके ज़रिए 8th शेड्यूल किस बारे में है, 22 लैंग्वेजेस, है ना। तो ये 22 लैंग्वेजेस में जो सिंधी लैंग्वेज है ये कब शामिल की गई थी, 21st अमेंडमेंट के ज़रिए 1967 में। फिर बाकी जो हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये बाद में ऐड की गई 71st अमेंडमेंट 1992 में, और सबसे लास्ट में 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके ज़रिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। इसका मतलब ओरिजिनली जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 थी, अभी कितनी हैं, 22 हैं। तो ये जो 8 लैंग्वेजेस हैं ये कब कब ऐड की गई, सिंधी की गई 1967 में 21वां अमेंडमेंट, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई 1992 में 71वां अमेंडमेंट, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये की गई 92 अमेंडमेंट जो हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, ये तीनों ही याद रखिएगा, इन्हें एक साथ मैंने इसीलिए रख दिया ताकि याद करने में आसानी हो। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको मिला हो कुछ नया सीखने को, और नहीं भी मिला हो तो एटलीस्ट रिवीजन हो गया हो अच्छे से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।